वेलकम एवरीवन। अब हम स्टार्ट करेंगे कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन चैप्टर एंड दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखोगे गेट एग्जाम का क्वेश्चंस और ईएससी का, ठीक है, धमाल मचाया हुआ है इस चैप्टर ने पूरे क्वेश्चन पेपर के अंदर सॉइल मैकेनिक्स का। इस चैप्टर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए नाम से शुरू करते हैं। देखिए नाम मैंने क्या लिखा हुआ है, दो नाम लिखा हुआ है। एक लिखा हुआ है कंप्रेसिबिलिटी, दूसरा लिखा है कंसोलिडेशन। तो नाम से शुरू करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है इसे समझते हैं। व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल? मैंने बताया है कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है लोड के अंदर दब जाना। ये देखिए, ये मैं एक सॉइल बनाया हूं, ठीक है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि हम जो कंसीडरेशन लेते हैं, एजम्पशन ये लेते हैं कि सॉइल इज इस थ्योरी में, मतलब कंसोलिडेशन का थ्योरी में, हम कंसोलिडेशन का थ्योरी में नहीं, हम कॉम्पैक्शन के थ्योरी में भी ये एजम्पशन लिया हुआ था। तो मैं यहां पर उस एजम्पशन को समझा देता हूं। वहां पे मैंने आपको नहीं समझाया, यहां मैं समझा देता हूं। देखिए एजम्पशन ये है कि सॉइल इज सेमी इन्फिनाइट। कभी कभी तो ये भी पूछ देता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में मैं जितने भी शब्द बोलूंगा सभी का कोई ना कोई मतलब होगा और सभी बहुत जरूरी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के रेस्पेक्ट में। तो सॉइल इज सेमी इन्फिनाइट का मतलब क्या हुआ कि जो सॉइल का एरिया है आपका, देखिए ग्राउंड का एरिया बहुत बड़ा होता है, एरिया बड़ा है, लेकिन डेप्थ फाइनाइट है। मतलब एरिया इज इनफाइनाइट। मतलब इसका कोई अंत नहीं है। आप अगर किसी जगह पर खड़े हो जाओ, वहां से आपका नजर, मतलब जमीन पर, पानी के अगल बगल नहीं, मैं बता रहा हूं जमीन पर। आप जमीन पर खड़े हो जाओ, फिर अपने आगे पीछे देखो, क्या आपको ऐसा लगता है कि कहीं जाके जमीन खत्म हो गया? नहीं लगता है। यही बात कह रहे हैं अंग्रेजी में कि एरिया इज इनफिनाइट, अनंत, ठीक है, इनफिनाइट। इसका आप ऐसे लिख लीजिए, एरिया इज इनफाइनाइट बट डेप्थ ऑफ सॉइल इज फाइनाइट डेप्थ। ओके, उसका जो गहराई है वो हम नाप सकते हैं, लेकिन एरिया हम नहीं नाप सकते हैं, ऐसा एज्यूम किया हुआ है। आप कहीं भी देखो आपको लगेगा कि एरिया मतलब कहीं खत्म ही नहीं हो रहा। जमीन कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि जमीन यहां खत्म हो गया, उसके आगे भी जमीन होगा, ठीक है। आपका विजन जहां तक जाए, तो वो क्या हो गया, इनफिनाइट हो गया, क्या अनंत हो गया ना। अगर कोई एक चीज इनफिनाइट है, दूसरी चीज फाइनाइट है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, सेमी इनफिनाइट, मतलब बीच का। तो ये एजम्पशन हमने लिया हुआ है। अब मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि अगर ये चीज आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप ये नहीं समझ पाओगे कि कंप्रेसिबिलिटी क्या है। क्यों? देखिए कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है, आप अगर लोड, इस सॉइल को देखिए, इस सॉइल पर जब लोड लगती है, लोड अप्लाइड है, तो इस सॉइल में क्या होगा, पहले ये समझो, सॉइल में क्या होगा। इस सॉइल का वॉल्यूम कम होगा क्या? कैसे कम होगा? तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कि रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ दी सॉइल। सॉइल का वॉल्यूम कम होगा अंडर एप्लीकेशन ऑफ लोड। अंडर, ये कैसे कम होगा मैं बताऊंगा। अंडर एप्लीकेशन ऑफ लोड, लोड लगाया, सॉइल का वॉल्यूम कम हो गया। तो अब आपको
मन में एक संकोच आ रही होगी आप सभी के मन में कि मैंने सेमी इन्फिनाइट और इन्फिनाइट के बारे में क्यों बताया। आप ये जो वॉल्यूम, आपको तो इंजीनियर बनना है, आपको मेजरमेंट लेना है कि सॉइल का वॉल्यूम कितना कम हो रहा है, तो आप कैसे लोगे उसका मेजरमेंट, कैसे लोगे, किस रेस्पेक्ट में लोगे। एरिया तो इन्फिनाइट है, तो एरिया के रेस्पेक्ट में हम लेंगे नहीं, हम चेक करेंगे डेप्थ, सॉइल का डेप्थ कितना कम गया। वॉल्यूम रिडक्शन को मेजर करना अगर आपको है तो आप ये चेक करो कि सॉइल का जो डेप्थ है वो कितना कम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि डेप्थ को हमने फाइनाइट कंसीडर किया हुआ है, इसलिए मैंने वो सेमी इन्फिनाइट और फाइनाइट वाली बात बता दी थी आपको, यही कारण है। तो रिडक्शन इन वॉल्यूम इज मेजर्ड, लिख लीजिए, रिडक्शन इन वॉल्यूम is measured in terms of reduction in depth of soil, हो जाएगा डेप्थ ऑफ सॉइल, मतलब कि ये देखो, जनरल देखो कि ये सॉइल का वॉल्यूम V1 है, आपने लोड लगाया, अब इस सॉइल का वॉल्यूम हो गया V2, कम गया, ये सॉइल का वॉल्यूम हो गया V2 आफ्टर लोडिंग। तो V2 अगर लेस है V1 से, और ये मान लो सॉइल का डेप्थ था H1 और ये सॉइल का डेप्थ है H2, मैंने क्या कंसीडर किया हुआ, एरिया इन्फिनाइट और डेप्थ फाइनाइट। सो मैं ये लिख सकता हूं कि चूंकि वॉल्यूम में कमी हुई है, इस कारण से डेप्थ ऑफ सॉइल एट सेकेंड स्टेज, मतलब आफ्टर लोडिंग, विल बी लेसर देन डेप्थ ऑफ सॉइल बिफोर लोडिंग। ओके, तो ये जो डिफरेंस है, तो डिफरेंस डेल्टा H आपको कितना मिलेगा, H1 माइनस H2, सिंपल बच्चों वाली चीज है, ठीक है। तो यहां से आपको पता चलेगा कि वॉल्यूम में रिडक्शन हुई है, ठीक है। तो इस तरह से हमको मेजरमेंट लेना है, ये तो चलिए क्लियर हो गया कि ऐसे मेजरमेंट लेना है। लेकिन अभी तक ये बात साफ नहीं हुई है, ये बात नहीं पची है पेट में कि ये वॉल्यूम कम क्यों हो रही है। ये तो पता लग गया कि आंसर कैसे निकालना है, लेकिन वॉल्यूम कम क्यों हो रही है, कारण पता नहीं है, उसका कारण खोजते हैं, सोचने का कोशिश करते हैं। ये देखो, ये था आपका मिट्टी, सॉइल, ये आ गया आपका सॉइल का हीरो मतलब सॉलिड, और ये सॉइल में जो पोर हैं उसके अंदर जो वाटर छिपे हैं वो पानी, और जो पोर है उसमें एयर भी होगा। तो मैंने ये 3 फेज दिखा दिया आपको, 3P। तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर, इधर वॉल्यूम ऑफ एयर, वेट ऑफ एयर नहीं लिखना है, क्यों, डेंसिटी लगभग 1 होती है, कम होती है, 1 से भी कम होती है, डेंसिटी 1.03 kg समथिंग होती है, kg पर मीटर क्यूब, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। 1.03 kg, आप सोचो कोई मान है उसका, कोई मान नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम उसका वेट को लगभग ना के बराबर ही ले लेते हैं। अब ये जो मिट्टी है आपके सामने, आप इस पे क्या किया कि इस पर एक लोड लगा दिया। अब ये लोड कितना है उस पर दिमाग नहीं लगाना है, आपने एक लोड लगाया, ये दिमाग में लगाइए। इसके बाद ये सोचिए कि ये लोड लगने के बाद क्या क्या परिणाम होगा, क्या इसका परिणाम क्या होगा इस सॉइल पर। तो देखो मैं लिखता हूं, सबसे पहले जो ये एयर होंगे सॉइल के अंदर, सॉइल में जो पोर्स हैं, अगर आप सॉइल का क्रॉस सेक्शन क्लियरली देखना चाहते हो तो मैं इस तरह से दिखा सकता हूं, देखिए ये थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आपको, लेकिन मैं बना तो दूंगा, इंतजार करिए। ये देखिए, ये मान लीजिए आपका पूरा मिट्टी है,
ठीक है, तो मैं बीच बीच में कुछ खाली स्पेस छोड़ूंगा, मतलब खाली जगह छोड़ूंगा, वहां पे एयर समझ लेना, जहां मैं ब्लू करूंगा वहां पानी है समझ लेना। ये देखो, कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपको सॉइल एट इन नेचुरल स्टेट। ठीक है, अगर आप देखोगे जमीन के अंदर तो ये सॉइल इन नेचुरल स्टेट, कुदरती रूप में ऐसा ही पाएंगे आप मिट्टी को। तो ये ही वो मिट्टी है जिसका मैंने 3 फेज बनाया हुआ है। तो मैंने क्या किया है कि ये जो फ्री स्पेस है ना, देखिए ये फ्री स्पेस जो व्हाइट वाला पोर्शन है वो फ्री स्पेस, तो खाली जगह है, मतलब कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं है का मतलब क्या है, हवा है, तो फ्री स्पेस में एयर है। और ये फ्री स्पेस को हम क्या बोलते हैं, वॉइड कहते हैं क्या, वॉइड्स, इसी को तो वॉइड कहा जाता है। और इस वॉइड में, वो उस फ्री स्पेस में और एक चीज अपना जगह बनाई हुई है, पानी। ठीक है, तो कुछ फ्री स्पेस पानी ऑक्युपाई किया है, कुछ फ्री स्पेस सॉलिड ऑक्युपाई किया हुआ है। अब अगर आप लोड लगाओगे तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले कंप्रेस होगा, कंप्रेस ऑफ पोर एयर, जो आपका हवा है उस पर दबाव आएगी और वो दबना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई चीज दब रही है, कंप्रेसिबिलिटी हो रही है किसी चीज की, तो उसका वॉल्यूम कमना है। अब तो ये वॉल्यूम कैसे कमेगा, जब तक वो हवा बाहर नहीं निकलेगा उस मिट्टी से, उस मिट्टी का वॉल्यूम कमेगा नहीं, कमेगा। तो कंप्रेसिंग ऑफ पोर एयर के बाद क्या होगा, एक्सपल्सन ऑफ पोर एयर, क्या सेकेंड क्या हो जाएगा, एक्सपल्सन ऑफ पोर एयर। तो लोड अप्लाई करने के बाद आपका पोर एयर कंप्रेस हुआ, फिर वो दब गया तो वो निकल गया, इस कारण से वॉल्यूम में रिडक्शन होती थी सॉइल की। तो ये चीज हमने देखा हुआ। अब आप पूछोगे कहां, तो मैं बता दूं ये चीज हम कहां देखे हुए हैं, इससे पहले वाले चैप्टर में जब हम कॉम्पैक्शन देख रहे थे तो यही तो था कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल। ये क्या था, कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल। तो जब सॉइल कॉम्पैक्ट हो गई, मतलब पॉइंट नंबर 2 के बाद के बारे में बात कर रहा हूं, जब सॉइल कॉम्पैक्ट हो गई, पूरी की पूरी हवा निकल गई, वॉल्यूम उसका कुछ कम हो गया, इस कारण से ही तो क्या होता था, ड्राई डेंसिटी जो है, आपका जो डेंसिटी है सॉइल का वो बढ़ जाता था। ठीक है, तो यही तो हमारा उद्देश्य था कॉम्पैक्शन करने का। तो इस पॉइंट पर देखिए, कॉम्पैक्शन होने के बाद अब कौन कौन बचे, अब बचे 2 चीज। कौन बचे, मान लीजिए 2 चीज, हवा अब पूरी तरह से निकल गई है, ऐसा संभव नहीं होता है, लेकिन अगर बहुत समय तक आप लोड लगा के छोड़ दोगे तो हवा भी निकल जाती है। तो ये आपका अब बच गया कौन, सॉलिड, जो कि हीरो है, और पानी। अब देखो वही लोड लगा हुआ है, वही लोड है जो मैंने पहले लगाया था। तो अब थर्ड पॉइंट क्या होगा, पहले कंप्रेस हुआ था कौन, पोर एयर, फिर पोर एयर बाहर निकल गया। अब तो वही लोड लग रहा है, तो पोर एयर तो है नहीं, तो अब किसे ये दबाने का कोशिश करेगा, ये लोड वाटर को कंप्रेस करने का कोशिश करेगा। तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि भाई वाटर तो इनकंप्रेसिबल है, ये कैसे दब सकता है। तो आपका सवाल सही है, ये कैसे दब सकता है। तो इसके लिए इंजीनियरिंग में एक बड़ा ही बढ़िया सा शब्द है, नेग्लिजिबल, मतलब ना के बराबर, दबेगा लेकिन ना के बराबर। ठीक है, मतलब उसको लेना ना लेना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लिखना है, एग्जाम में लिखना है, वहां नंबर मिलता है। लेकिन इंजीनियरिंग अगर आप ओवरऑल देखोगे तो नेग्लिजिबल है,
वो कंप्रेस नहीं होता है एक्चुअली। कंप्रेस मतलब दब जाना, तो वो नहीं दबता है। आप अगर फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़े हो तो उसमें एक पॉइंट है, मतलब एक टॉपिक है वाटर हैमरिंग। मतलब नदी से पाइप के थ्रू अगर आप पानी को ले रहे हो और कोई ओवरहेड टैंक पर डाल रहे हो और बगल में एक पेन स्ट्रोक लगा के रखा हुआ है, देखिए इस तरह से कुछ, मान लीजिए ये टैंक है और यहां पर एक पाइप है और इधर एक वेल्व लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये पानी जो वाटर हेड है ये मान लीजिए H है। अब आपने क्या किया, वाटर को फ्लो होने दिया, तो ये फ्लो होते 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 तो ये वेल्व अगर क्लोज्ड होगी, इससे टकराएगी, तो इस पर एक प्रेशर वेव बनता था, क्योंकि इस वाले वेल्व से टकरा के पानी का वेलोसिटी 0 हो जाता था, ठीक है। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 होके स्ट्रेन एनर्जी में बदल जाती थी, तनाव या फिर प्रेशर एनर्जी में बदल जाती थी। तो इस केस में पानी दबती थी, तो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर इस केस में कंसीडर किया गया है। और ये थ्योरी कौन सा थ्योरी है, वाटर हैमरिंग, लेकिन सॉइल में कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है इसे हम देखेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में। इसको अपने जगह पे रहने दीजिए, समझाने के लिए, आइडिया के लिए मैंने बता दिया। तो सॉइल में हम कंसीडर नहीं करेंगे कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर, इट इज नेग्लिजिबल, लेकिन लिखना है। तो उसके बाद क्या होगा कि वाटर, कौन सा वाटर, पोर वाटर गेट कंप्रेस्ड बट नेग्लिजिबल, बहुत कम। फिर अगर ये कंप्रेस हो रहा है, इस पर दबाव लग रहा है, तो ये क्या होगा, निकलेगा, बाहर निकलेगा, क्या सॉइल से बाहर निकलेगी। तो एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर, एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर। अब देखो ये जो दो चीज हुई इसे हम कहते हैं कंसोलिडेशन। तो दोनों शब्द का मतलब पता चला। कंप्रेसिबिलिटी मतलब वॉल्यूम में रिडक्शन होना, कंसोलिडेशन मतलब जो सॉइल के अंदर जो पानी है, पोर वाटर है, उसका बाहर निकलना। कॉम्पैक्शन मतलब सॉइल में जो एयर वॉइड है उसमें रिडक्शन होना। कंसोलिडेशन मतलब जो सॉइल में वाटर है उसमें रिडक्शन होना, ठीक है। दोनों अलग अलग चीज है। तो दो चरण का चीज हो गया, पहला हो गया कॉम्पैक्शन, उसके बाद कंसोलिडेशन। तो ये सब जो प्रोसेस है ये क्या कर रहा है, कर क्या रहा है ये सब चीज, मतलब आपको किस रूप से फायदा मिल रहा है इससे, ये तो जानना इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपको यही पता नहीं रहेगा कि फायदा क्या हो रहा है तो पढ़ना बेकार है इस चीज को। तो देखो कि अगर कंसोलिडेशन हो या फिर कॉम्पैक्शन हो, ये क्या कर रहे हैं, देखिए फिर वही बात आ गई, मुझे बनानी पड़ेगी सॉलिड। चलो मैं बना देता हूं। ये मान लो एक सॉलिड का दाना है, ये एक सॉलिड का दाना है। तो इनके बीच में जो ये फ्री स्पेस है ना, इसमें दो चीज है, मान लीजिए एयर है और पानी भी है। ये हो गया पानी आपका और कुछ पोर्शन हो गया एयर का। अब इस पर लोड लगेगा तो पहले क्या होगा, फिर सॉलिड का दाना बनाओ, आप मत बनाइए, आप समझ लीजिए। ये जो वॉइड स्पेस है वो कम हो जाएगी, ये वॉइड स्पेस कम हो जाएगी और इनके बीच में जो पानी था, एयर था, वो खत्म हो जाएगी। अब बचेगी क्या, पूरा का पूरा वाटर बचेगा, ठीक है।
तो ये आपका एक स्टेज कंप्लीट हुआ। कौन सा स्टेज? कंपैक्शन का। अब देखिए वही सेम सॉलिड इस केस में अगर लोड लगेगा तो क्या होगा? वाटर भी अब निकल जाएगा क्या सॉलिड से, और सॉलिड एक दूसरे के क्लोजर कांटेक्ट में आ जाएंगे, मतलब एक दूसरे से चिपक जाएंगे। ठीक है, तो ये जो चिपक जाएंगे एक दूसरे से, तो ये एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे एक दूसरे के ऊपर, जिसे हमने देखा था नॉर्मल एन फोर्स जब हम पढ़ रहे थे इफेक्टिव स्ट्रेस। तो ये एन फोर्स आ गया यहां पर, मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ सॉइल। कहां से लिंक लगा रहा हूं ये चीज देखिएगा, ठीक है, समझा क्या रहा हूं ये भी इंपॉर्टेंट है, लिंक कैसे बना ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस में बढ़ोतरी होना, यही है हमारा मेन ऑब्जेक्टिव। मेन ऑब्जेक्टिव ये सब जो थ्योरी है इसके क्या हो रहा है भैया कि इफेक्टिव स्ट्रेस आपका बढ़ रहा है, आपका नहीं बढ़ रहा है, सॉइल सॉलिड का बढ़ रहा है। ये क्या क्या है? सॉइल सॉलिड, ठीक है, सॉलिड ग्रेन, सॉइल सॉलिड ग्रेन दाना उसका बढ़ रहा है। तो अच्छा है, मैंने बताया था तो अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये क्लोजर कॉन्टैक्ट आ गए, वॉइड खत्म हो गया, मतलब परमिएबिलिटी खत्म हो गई, कंप्रेसिबिलिटी खत्म हो गई, लोड कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो गई क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज हो गई, सॉइल ज्यादा डेंस हो गया। ठीक है, तो आप ज्यादा अधिक भरोसेमंद होते हुए उस मिट्टी पर घर बना सकते हो। इसका मतलब यही हो गया, आपको ये इस चीज की संभावना होगी हमेशा कि ये घर भाई मिट्टी के अंदर दबेगी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा जो मिट्टी है वो कंसोलिडेटेड मिट्टी है, कंपैक्टेड सॉइल है और वो लोड ले सकता है क्योंकि उसका इफेक्टिव स्ट्रेस अधिक है। ऐसे समझ लीजिए। तो बेसिक आइडिया क्या निकला कि हमको इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ता है हमारा सॉइल का, तो यही है ऑब्जेक्टिव। अब देखिए ये तो मैंने बता दिया कंसोलिडेशन, ये एक्चुअली 1 डिग्री कंसोलिडेशन होती है। ये 1 डिग्री क्या है? इसे हम प्राइमरी भी कहते हैं, प्राइमरी कंसोलिडेशन। ये अभी तुरंत देखेंगे, लेकिन इसके बाद क्या बचा ये देखिए। जब पानी भी निकल गया सॉइल से आपका, अब क्या बच गया? एक अकेला सॉइल बच गया क्या? सॉलिड। अब लोड तो भाई ये नहीं देखेगा कि पानी है या सॉलिड है, वो तो दबाएगा, वो तो दबाने का कोशिश करेगा। तो पांचवा स्टेप आप क्या लिखोगे? ऑन एप्लीकेशन ऑफ लोड, जब वाटर आपका एक्सपेल हो गया सॉइल से, तब आप क्या लिखोगे? कंप्रेसिंग ऑफ सॉइल सॉलिड। अब देखो लोड सॉलिड को भी दबाना शुरू कर दिया, मतलब आपका जो हीरो है उसे परेशान करना शुरू कर दिया। लेकिन ये भी नेग्लिजिबल है, ठीक है, मतलब ना के बराबर, तो ध्यान नहीं देना है। अब सिक्स्थ क्या होगा? देखो कुछ ना कुछ तो होता है, लोड अगर सॉइल सॉलिड पर लगेगा तो सॉइल सॉलिड में कुछ हलचल पैदा हो जाएगा। अब उसके कारण क्या होंगे कि वो सॉइल सॉलिड एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, ठीक है, तो उसका स्ट्रेंथ में कुछ ना कुछ रिडक्शन होगा। तो मैंने एक चीज बताया था जब आपको हम थिक्सोट्रॉफी के बारे में बता रहे थे, उसमें क्या होता था कि जो सॉलिड का एड्सॉर्ब्ड लेयर है, ये देखिए ये एक सॉलिड ग्रेन है, इसमें एड्सॉर्ब्ड लेयर में वाटर होती थी। तो ये वाटर अपने जगह से डिसलोकेट हो जाती थी। तो लेकिन कुछ समय बाद ये जो पानी है फिर से अपने घर आ जाती थी, रिहेबिलेशन होता था। इस कारण से सॉइल का स्ट्रेंथ, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ
बढ़ जाता था, रिमोल्डेड स्टेट में जो अनकंफाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाता था। उसी तरह से अगर ये सॉलिड में कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस पैदा हो गया सॉइल सॉलिड के अंदर, अब क्या होगा कि सॉइल सॉलिड कुछ समय बाद फिर अपने जो नेचुरल स्टेट में है वहां आने का कोशिश करेंगे। एक्चुअली वहां भी नहीं, एक स्टेबल फॉर्मेशन बनाने का कोशिश करेंगे क्या। तो सिक्स्थ स्टेप क्या होता है कि सॉइल सॉलिड टेंड्स टू फॉर्म ए स्टेबल फॉर्मेशन। और ये कैसे होता है, इसका एक टर्म है प्लास्टिक रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, प्लास्टिक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल सॉलिड के कारण ये एक स्टेबल फॉर्मेशन बनाएगी, ज्यादा डेंसेस्ट पैकिंग में जाएगी, लेकिन ये बहुत लेट में होती है, वेरी स्लो प्रोसेस है। तो ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस नंबर 5 एंड 6, इसे हम कहते हैं सेकेंड डिग्री कंसोलिडेशन। या फिर सेकेंडरी कंसोलिडेशन। ओके, तो ये है कंसोलिडेशन ओवरऑल। तो कंसोलिडेशन 2 मिल गया। चलिए कंक्लूजन लिखते हैं। तो हमको कंप्रेसिबिलिटी हमने देखा, कंप्रेसिबिलिटी क्या क्या होती है। एक तो होती है कॉम्पैक्शन होती है, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब। दूसरा था कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन में भी 2 कंसोलिडेशन थी। एक थी प्राइमरी, मुख्य, प्राइमरी मतलब मेन, मुख्य। सेकेंडरी, प्राइमरी मतलब प्रथम, सेकेंडरी मतलब द्वितीय। तो देखो कॉम्पैक्शन क्या होता था, आप लोड लगाते थे तो एयर वॉइड तुरंत कंप्रेस होकर तुरंत एक्सपेल्ड आउट हो जाती थी क्या, मतलब कॉम्पैक्शन का जो रिजल्ट आपको तुरंत मिलता था क्या, कुछ ही समय में मिल जाता था। तो हम इसे इंस्टैंटेनियस प्रोसेस कह सकते हैं, इंस्टैंटेनियस प्रोसेस। और कॉम्पैक्शन के अंदर क्या होता था, एक्सपल्सन ऑफ एयर वॉइड। एक चीज मैंने बताया था कि कॉम्पैक्शन के अंदर डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो होती थी वो लेस देन इक्वल टू 100% होती थी। लेस देन तो आपको समझ में आ रहा है, प्रैक्टिकली ये होना चाहिए, लेकिन इक्वल टू मैं यहां इसलिए लिखा क्योंकि आपको याद होगा, अगर जो मैंने कॉम्पैक्शन कर्व बनाया था तो इसके ऊपर और एक कर्व बना दिया था क्या, जीरो एयर वॉइड लाइन, जिसे ZAVD कहते थे, या फिर 100% सैचुरेशन लाइन। इसे मैंने समझाया हुआ है, इसलिए लेस देन इक्वल टू 100% लिखा। तो ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है। क्यों, आप इक्विपमेंट यूज करते हो, रोलर इस्तेमाल करते हैं कॉम्पैक्शन करने के लिए, रैमर, वाइब्रेटर, ये सब यूज करते हैं क्या, नहीं करते हैं, वाइब्रेटर। इन सब चीजों को इस्तेमाल करके हम कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल अचीव करते हैं। इसका में मुख्य उद्देश्य क्या था, गामा ड्राइव को इंक्रीज करना, डेंसिटी के रूप में हम मेजर करते थे कॉम्पैक्शन को। अब देखिए प्राइमरी कंसोलिडेशन जो है, इसमें सबसे पहले तो ये जान लो कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होगा, हमेशा 100% होगा। क्यों, कंसोलिडेशन कब स्टार्ट होगी, जब एयर निकल गई होगी। अगर एयर सब निकल गई है सॉइल से
इसका मतलब क्या हुआ कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवर वॉल्यूम ऑफ वॉइड। वॉल्यूम ऑफ वॉइड में एयर है ही नहीं, तो ये 1 हो जाएगा ना, 100% हो जाएगा। तो कंसोलिडेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, ये एक स्लो प्रोसेस है, बहुत टाइम लगता है पानी को निकलने में, तुरंत नहीं निकलती है, ठीक है, स्लो प्रोसेस है। तो ये देखिए इंस्टेंटेनियस थी, लेकिन ये लॉन्ग टाइम टेकिंग, मतलब ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है, यानी कि स्लो प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इंस्टेंटेनियस नहीं है। और इसका ऑब्जेक्टिव इसमें क्या होता है, एक्सपल्सन ऑफ वाटर, एक्सपल्सन ऑफ वाटर, पानी निकलता है सॉइल के अंदर से। सेकेंडरी कॉम्पैक्शन क्या होती थी, इसे हम 2 डिग्री भी कहते थे, ये भी नेचुरल है, नेचुरल प्रोसेस है, ये भी लॉन्ग टाइम टेकिंग है, बहुत समय लेती है, लॉन्ग टाइम टेकिंग। इसके अंदर क्या होता था, मैकेनिकल नहीं, कहां आप लिख रहे हैं, प्लास्टिक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल सॉलिड होता था, ऑफ सॉलिड टू फॉर्म ए डेंस पैकिंग। ये नेग्लिजिबल होती थी, मतलब पूरा जो कंसोलिडेशन है हम फोकस करेंगे प्राइमरी, इसका नाम ही तो है प्राइमरी, मुख्य, मेन, इंपॉर्टेंट, फर्स्ट, ठीक है। तो 90% ऑफ कंसोलिडेशन इज ड्यू टू प्राइमरी कंसोलिडेशन ओनली। ओके, सो लेट्स नाउ स्टार्ट विथ डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन। व्हाट इज प्राइमरी कंसोलिडेशन? प्राइमरी कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल, ये क्या है? तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं कि देखिए इसे और क्या कहा जाता है, 1 डिग्री कंपैक्शन, 1 डिग्री कंसोलिडेशन। तो देखिए प्राइमरी कंसोलिडेशन स्टार्ट कब होती है, जब सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड होती है क्या, मतलब इस स्टेट से प्राइमरी कंसोलिडेशन स्टार्ट होती है। ये हो गया सॉलिड, ये है वाटर सिर्फ। अब अगर लोड लगेगा तब वाटर निकलेगी, यही होती है प्राइमरी कंसोलिडेशन। लिख लीजिए कि दिस प्रोसेस begins when soil is fully saturated. Due to increase in loading, क्या होता है, फर्स्ट pore water get compressed, इसे दूर फार हो गया, pore water get compressed। इसका और एक मतलब यह है कि दैट इज पोर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर, प्रेशर increases and then pore water
expelled out from the soil under laminar condition, under laminar flow condition, and volume of soil मतलब that is depth of soil decreases. तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है मैं आपको अंडरलाइन करा देता हूं कि 1 डिग्री कंसोलिडेशन प्रोसेस स्टार्ट कब होती है, फुल्ली सैचुरेटेड जब होती है सॉइल तब। अब लोड के इंक्रीमेंट के कारण सबसे पहले पोर वाटर कंप्रेस होती है। कंप्रेस होने का मतलब आप न्यूटन्स लॉ लगाइए, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये पोर वाटर को कोई दबा रहा है तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं क्या कि पोर वाटर किसी को दबा रहा है, मतलब पोर वाटर प्रेशर एक डेवलप हो रहा है क्या। तो वही लिखे हैं कि दैट इज डेवलपमेंट ऑफ पोर वाटर प्रेशर, इंक्रीमेंट इन पोर वाटर प्रेशर। उसके बाद पानी अंडर लेमिनार कंडीशन मतलब आराम आराम से बाहर निकल जाती है। ये आराम से निकलती है इसलिए ये प्रोसेस स्लो प्रोसेस है, ठीक है। तो पोर वाटर एक्सपेल्ड आउट अंडर लेमिनार कंडीशन, इसके कारण डेप्थ ऑफ सॉइल यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉइल में रिडक्शन हो जाती है। सो दिस इज द प्राइमरी कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल। ओके, तो पूरे के पूरे कंसोलिडेशन प्रोसेस में ये बता दो कि पोर वाटर जो होता है ना वो कंप्लीटली नहीं निकलता है, ठीक है। तो पूरा कंसोलिडेशन प्रोसेस के अंदर डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होगा, 100% ही होगा, ठीक है। लिख लीजिए, ड्यूरिंग एंटायर प्रोसेस ऑफ 1 डिग्री कंसोलिडेशन डिग्री ऑफ सैचुरेशन रिमेन्स कितना, 100%। क्योंकि पोर वाटर कभी भी हम रेड्यूस जीरो पर रेड्यूस नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये स्लो प्रोसेस है ना, बहुत अधिक समय तक चलता है, 20 साल 30 साल उतना। तो आप उतना साल के बाद मेजरमेंट लोगे क्या, नहीं लोगे। तो 90% ऑफ वाटर जब एक्सपेल हो जाती है तभी हम मान लेते हैं कि प्राइमरी कंसोलिडेशन कंप्लीट हो गई है, ठीक है। और 90% का कंसोलिडेशन कुछ कम समय में ही हो जाता है, साल 2 साल के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमेशा 100% बनी रहेगी, रिमेन्स 100%, ठीक है। तो ये कंप्लीट कब होती है इसे भी लिख लीजिए, दी 1 डिग्री consolidation complete when the expulsion of pore water ends एंड या फिर स्टॉप्स, ठीक है। जब पानी जमीन से निकलना बंद हो जाएगा तब हम मान लेंगे कि 1 डिग्री कंसोलिडेशन कंप्लीट हो गया। पानी निकलना बंद हो जाने का मतलब यह भी है कि बहुत कम निकलना बहुत लंबे समय पे, इसलिए मैंने ये पॉइंट बताया था 90% जब निकल जाती है तभी हम मान लेते हैं कि कंसोलिडेशन खत्म हो चुकी है, ओके। उस पॉइंट को हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी आप नोट्स में ये सब लिख लो समझने के लिए। तो चलिए अब देखते हैं 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी कंसोलिडेशन का डेफिनेशन क्या है।
2 डिग्री कंसोलिडेशन और सेकेंडरी कंसोलिडेशन। ये क्या होती है? मैंने बताया था कुछ प्लास्टिक रीडिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। तो ये सबसे पहले ऐसे लिखेंगे कि ये कब स्टार्ट होती है, इसमें होता क्या है और ये खत्म कब होती है। तो ये कब स्टार्ट होती है? जब 1 डिग्री कंसोलिडेशन खत्म होगा तभी ना प्राइम सेकेंडरी कंसोलिडेशन स्टार्ट होगा। तो लिख लीजिए कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 डिग्री कंसोलिडेशन if loading remains over soil, then अगर देखिए, अगर आपका जब 1 डिग्री कंसोलिडेशन खत्म हो चुका है उसके बाद भी अगर आपने लोड सॉइल के ऊपर से जो लोड अप्लाइड है उसको रिमूव नहीं किया है तो क्या होगा? तो वो कंटिन्यू होगा कंप्रेसिबिलिटी उसका। तो अब पानी तो निकल चुका है, तो अब क्या कंप्रेस होगा? सॉलिड कंप्रेस होगा ना, सॉलिड कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम उसे क्या मान चुके हैं? नेग्लिजिबल मान चुके हैं। दिमाग लगा लिया यहां पर। अगर नेग्लिजिबल मान चुका है तो क्या होता है? तो उसमें कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस जनरेट होती है। तो उस डिस्टरबेंस के कारण सॉइल सॉलिड डिसलोकेट हो जाते हैं अपने ओरिजिनल प्लेस से। फिर कुछ समय बाद सेम थिक्सोट्रॉफी वाला फंडा है, प्लास्टिक रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है और वो पहले से अधिक डेंसेस्ट पैकिंग में आ जाते हैं। इस कारण से उनका इफेक्टिव स्ट्रेस और अधिक बढ़ जाता है, जो कि बहुत लंबे समय बाद होता है। ठीक है, बहुत लंबे समय बाद। और ये चीज बहुत कम होती है, जो स्ट्रेंथ में इंक्रीज होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन होती है। इसलिए हम इस प्रोसेस को, मतलब 2 डिग्री कंसोलिडेशन को लगभग ना के बराबर मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो चलिए यही सब लिख लेते हैं। ओवरऑल सॉइल कहा था। देन फर्दर रीएडजस्टमेंट, ये रीएडजस्टमेंट या फिर सेटलमेंट, दबना, ड्यू टू, अरे गंदा हो गया, ये था सॉइल। रीएडजस्टमेंट या फिर सेटलमेंट किस कारण से? ड्यू टू प्लास्टिक, मतलब प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट है। ये 2 मार्क के लिए ईएस में 2 मार्क पूछा जाता है, उसके लिए। ऑफ क्या? सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है, यहां से यहां अंडर ब्रैकेट कि 1 डिग्री कंसोलिडेशन के खत्म होने के बाद ये उसमें अगर लोड रहती है सॉइल के ऊपर तब कुछ रीएडजस्टमेंट होता है। मैंने वही बताया, डिसलोकेशन होता है। फिर क्या होगा? रीओरिएंटेशन होगा, रिहेबिलेशन होगा और वो एक स्टेबल फॉर्मेशन बनाएगा। उसे लिख लीजिए दिस। तो ये मतलब ये प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट जो है, दिस रीओरिएंटेशन इज अकर्ड, ये क्यों हुआ? टू अचीव मोर स्टेबल स्ट्रक्चर, अधिक स्टेबल स्ट्रक्चर। ये बहुत कम होती है, इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होती है। इट इज वेरी
स्लो प्रोसेस, बहुत धीमी प्रोसेस है, मतलब प्राइमरी से भी बहुत स्लो है, एंड टेक्स सेवरल ईयर, बहुत साल, बहुत सारे। सेवरल का स्पेलिंग गलत लिख रहा था मैं, सेवरल ईयर्स, ठीक है। इस कारण से ये इनसिग्निफिकेंट है, इट इज इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट तो है, लेकिन देखिए मैंने यहां पे प्लास्टिसिटी के बारे में कुछ बात किया है क्या? ओके, तो अगर ऐसा सॉइल में क्या ऐसा सॉइल में 2 डिग्री कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा जिसमें प्लास्टिसिटी है ही नहीं मिलेगा ना। तो नॉन प्लास्टिक सॉइल, जब हमने सॉइल प्रॉपर्टीज पढ़े थे, तो नॉन प्लास्टिक सॉइल कौन कौन सी होती थी? सैंड और ग्रेवल होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि देखिए प्लास्टिसिटी जो रेंज होता था, हम क्या निकालते थे? आईपी का वैल्यू निकालते थे, तब हमको पता चलता था वो वाटर कंटेंट का वैल्यू जिस रेंज में सॉइल अगर है तो वो प्लास्टिक रेंज में होगा। तो आईपी होती है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। लेकिन कोर्स ग्रेन सॉइल यानी कि ग्रेवल और सैंड का लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट लगभग बराबर होता था। तो इस कारण से जो आईपी का रेंज है, मतलब प्लास्टिसिटी का जो रेंज मिलता था आपको, वो लगभग ना के बराबर मिलता था, मतलब 0 मिलता था। तो इस कारण से हमने ये कंसीडर किया था कि जो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है यानी कि सैंड और ग्रेवल, ये नॉन प्लास्टिक है। तो अब मुझे आप बता दो कि सेकेंडरी कंसोलिडेशन जो होगा, क्या वो नॉन प्लास्टिक सॉइल में मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो पूरी की पूरी प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रही है। तो ये किसमें आपको सिग्निफिकेंट मिलेगा, किसमें अधिक मिलेगा? फाइन ग्रेन सॉइल में, क्ले, सिल्ट, इनमें जिसमें प्लास्टिसिटी हो। तो इस पॉइंट को लिख लीजिए कि इट इज, क्या बता रहा था? इट इज इनसिग्निफिकेंट in non-plastic soil, that is coarse grained। इनमें कौन से आते थे? ग्रेवल भैया प्लस सैंड, ये नॉन प्लास्टिक होता था। बट इट इज सिग्निफिकेंट in case of highly plastic soil। अब ये देखो, इससे बहुत क्वेश्चन आता है, हाईली प्लास्टिक सॉइल कौन है? हाईली प्लास्टिक सॉइल वो सॉइल है जिसमें एक फेमस क्ले मिनरल होता था जिसका नाम होता था मोंटमरिलोनाइट। ये किसमें होता था? ब्लैक कॉटन सॉइल में होता था, बेंटोनाइट क्ले में होता था। तो वो होती थी हाईली प्लास्टिक सॉइल जिसमें हो मोंटमरिलोनाइट क्ले मिनरल। समझ में आ गया किस सॉइल में सेकेंडरी कंसोलिडेशन सिग्निफिकेंट मिलेगी? तो चलिए लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि क्ले लिख लीजिए। याद रखने के लिए मोंटमरिलोनाइट भी लिख दीजिए। और थोड़ा रिवीजन करने के लिए, इसका रेशियो कितना होता था? 2:1 होता था, मतलब 2 सिलिका टेट्राहेड्रल और 1 ऑक्टाहेड्रल यूनिट। ये हम गिब्साइट लेके देखे थे, गिब्साइट यूनिट कंसीडर किया हुआ था। ठीक है, अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। लेकिन ये जो ओवरऑल सेकेंडरी कंसोलिडेशन का प्रोसेस है ना, ये नेग्लिजिबल है, इसे ही लिख लीजिए, यही बात लिख लीजिए। बट
overall 2-degree consolidation can be, ये कैन की जगह मैंने क्या लिख दिया, माफ करिएगा, ये कलम, कैन बी नेग्लेक्टेड, नकारा जा सकता है, विथ रेस्पेक्ट टू 1-degree consolidation. Okay, so this is the basic idea of consolidation, primary and secondary. We have looked into their definitions and we have understood it well. So in the next video session we will continue with consolidation and we will try to understand some new topics, some new theory regarding this consolidation of soil. जैसे कि हम देखेंगे ओवर कंसोलिडेशन सॉइल क्या है, नॉर्मली कंसोलिडेशन सॉइल क्या होती है, तरजागी कंसोलिडेशन थ्योरी क्या है, ठीक है, और सेटलमेंट का फॉर्मूला वगैरह डिराइव करने का कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।